नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनसाइट विद्यापीठ में। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है पॉलिटी का, इमरजेंसी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये इमरजेंसी जो प्रोविजन है, इसमें जो पावर्स हैं इमरजेंसी प्रोक्लेम करने की, वो प्रेसिडेंट को दी गई है। देखिए, इमरजेंसी समझने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि इसकी पावर की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी। देखिए, इंडिया क्योंकि एक यूनियन है जो सेंटर में है और जो स्ट्रॉन्ग है, और उसके साथ बहुत सारे स्टेट्स भी हैं जो उसका पार्ट है। अब देखिए, इतना बड़ा अगर हमारे कंट्री है तो उसमें हो सकता है अलग अलग किसी भी जगह पर किसी भी तरह की कोई डिस्टरबेंस हो सकती है। तो उस केस में जो स्टेट है वो इंडिपेंडेंटली रिएक्ट ना करे, या फिर अगर दूसरी सिचुएशन लेकर देखें तो हमारे जो नेबरिंग स्टेट है चाइना और पाकिस्तान है, तो वो उनके साथ हमारे रिलेशन कोई बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं हैं। तो उस केस में कोई जो बॉर्डर एरिया का जो स्टेट है वो एनिमी कंट्री के साथ किसी भी तरह का उसका कोई रिलेशन ना हो, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने ये इमरजेंसी के प्रोविज़न डाले। और एक इमरजेंसी का प्रोविज़न आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी भी बनता है। उस केस में अगर देश की जो आर्थिक हालत है अच्छी नहीं है तो उस केस में वो फाइनेंशियल इमरजेंसी भी यूज़ की जा सकती है। तो बहुत सारे रीजंस थे ऐसे जिनको ध्यान में रखते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने जो इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किए। अब उसके बाद सेकंड सवाल पैदा हो गया कि ये इमरजेंसी के प्रोविजन तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर देंगे, लेकिन इसकी पावर किसको दी जाएगी। तो इसकी पावर किसी एक ऐसे इंसान को दी जा सकती थी जो ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा उसकी अहमियत को समझे, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रोटेक्ट करने को और जो कंट्री है उसको प्रोटेक्ट करने की भी क्षमता रखता हो। अब इसके लिए सबसे हायर अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट थी, जो कि हमारे देश के अंदर कौन है, हेड ऑफ द स्टेट, जिसकी हम बात करें प्रेसिडेंट है। तो ये इमरजेंसी प्रोविजन की जो पावर दी गई थी हमारे प्रेसिडेंट को दी गई थी। तो अभी भी अगर देखा जाए तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं उन्हीं के पास इमरजेंसी की जो प्रोविजन है उसको प्रोक्लेम करने की जो पावर है हमारे राष्ट्रपति के पास ही देखने को मिलती है। तो बात करते हैं इमरजेंसी के बारे में। देखिए, 3 तरह की इमरजेंसी हैं जो हमारे स्टेट में या फिर कंट्री में देखने को मिलती हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फेडरल एज well as the unitary, but at the time of the crisis it becomes entire unitary system। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी स्टेट क्या है, किसी वॉर के टाइम पर या फिर कोई और तरह के डिस्टर्बेंस है उस टाइम पर इंडिपेंडेंटली रिएक्ट ना करे या इंडिपेंडेंटली वर्क ना करे। इसलिए जब ये इमरजेंसी की बात आती है तो उस टाइम पे हमारा देश क्या होता है, वैसे तो अलग अलग स्टेट में डिवाइड है, लेकिन उस टाइम पे यूनिटरी सिस्टम बन के वर्क करता है। और ये किस तरह से करेगा कि जो पूरे देश की जो पावर होगी, पूरे देश को एडमिनिस्ट्रेटिवली चलाने की जो पावर होगी वो एक पर्सन के पास आ जाएगी, और वो कौन होगा, राष्ट्रपति। और ध्यान दीजिएगा, ये टाइम तब की बात होगी जब देश में क्या होगा, क्राइसिस देखने को मिलेगा, मतलब किसी तरह की बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने 3 तरह की जो इमरजेंसी पावर्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड कर दिया। सबसे पहली आपकी नेशनल इमरजेंसी है, सेकंड आपकी स्टेट इमरजेंसी, एंड थर्ड इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब देखिए, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, आपको एसएससी, रेलवे और ये जो पुलिस के एग्जाम्स होते हैं उनमें जितने क्वेश्चन बनते हैं वो आज के लेक्चर से आपको क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, नेशनल इमरजेंसी की बात करें, 352 के अंदर आपको क्या है, नेशनल इमरजेंसी देखने को मिलती है। उसके बाद 356 में आपकी स्टेट इमरजेंसी, और 360 के अंदर आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो शुरुआत करते हैं नेशनल इमरजेंसी के साथ में। आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द नेशनल इमरजेंसी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ पावर टू प्रोक्लेम द नेशनल इमरजेंसी। इस लाइन से साफ साफ क्लियर हो रहा है कि आर्टिकल 352 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा गया है कि नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जा सकती है, और इसकी जो पावर है नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम मतलब लगाना, तो प्रोक्लेम करने की जो पावर है वो किसको दी गई है, राष्ट्रपति को दी गई है। तो यहाँ पे 2 आपके क्वेश्चन जो क्लियर हो जाते हैं, पहला आर्टिकल कौन सा है, उसके बाद पावर किसको दी गई है, राष्ट्रपति को दी गई है। उसके बाद बात करें, इफ द प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड दैट देयर इज द थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एक्सटर्नल अग्रेशन, देन द प्रेसिडेंट प्रोक्लेम द नेशनल इमरजेंसी। अब उसके बाद बात करें कि जो राष्ट्रपति है वो नेशनल इमरजेंसी कैसे लगाएगा। अगर जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वो सेटिस्फाई हो जाता है कि जो कंट्री है, हमारा देश जो है, उसकी सिक्योरिटी को खतरा है, किससे, बाहर के एक्सटर्नल एग्रेशन से, तो उस केस में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, नेशनल इमरजेंसी को लगा सकता है। दिस पावर टू प्रोक्लेम द नेशनल इमरजेंसी इज नॉट लाइक द प्रेसिडेंट मेयरली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्रधानमंत्री। कहने का मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी लगाएगा, ध्यान दीजिएगा कि वो सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने से नहीं लगा देगा। यहाँ पे लिखा है ना सेटिस्फाइड, तो सेटिस्फाई का मतलब क्या, कुछ क्लियरली तो डिफाइन हो नहीं रहा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है
कि राष्ट्रपति सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने से अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है, जैसे इंदिरा गांधी वाले केस में हुआ था, तो उस तरह से नेशनल इमरजेंसी अब नहीं लगाई जा सकती। एक रिटर्न में जो क्या है, राइटिंग में इमरजेंसी के बारे में राष्ट्रपति को, जो राष्ट्रपति है उसको मिलना चाहिए प्रधानमंत्री से, जो मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से। तो उस केस में क्या होगा, जो राष्ट्रपति है वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो कम्युनिकेशन है इन दी राइटिंग, ये बाद में ऐड किया गया था, 44th अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था। उससे पहले क्या था, सिर्फ जो कंसल्टेशन है वो ही, वर्बल कंसल्टेशन ही काफ़ी होता था। लेकिन बाद में क्योंकि पावर का मिसयूज किया जाने लगा, तो उसके बाद ये जो राइटिंग वाला कंसेप्ट था ये ऐड कर दिया गया। उसके बाद बात करें कौन कौन से ग्राउंड है, तो देयर आर द 3 ग्राउंड्स अकॉर्डिंग टू विच द नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड इन दी इंडिया। तो पहला है आपका वॉर अगर होती है, अगर भारत के किसी दूसरे देश के साथ वॉर छिड़ती है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे चाइना है, या किसी भी और स्टेट के साथ, तो उस केस में अंडर आर्टिकल 352 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू प्रोक्लेम द नेशनल इमरजेंसी। उसके बाद सेकंड ग्राउंड की अगर बात करें, एक्सटर्नल एग्रेशन आपका होता है कि जैसे बाहर से कोई भी दूसरी कंट्री है हमारे ऊपर अटैक कर दे। वॉर का मतलब क्या होता है, शब्द देखिए, वॉर का मतलब है जब दो नेशन है ऑफिशियली अनाउंस करे कि वी आर एंगेज्ड इन दी वॉर, जैसे कि यूक्रेन और दी रशिया है। उसके बाद एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब ये हो गया कि जब यूक्रेन ने रशिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर नहीं की थी, उससे पहले ही अगर रशिया की जो ट्रूप्स हैं यूक्रेन के अंदर आ जाएं और वहाँ पे एग्रेशन करने लग जाएं, चाहे वो आपकी नॉर्मल ड्रेस में हो, आर्मी की ड्रेस में हो, चाहे सिविलियन ड्रेस में, वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाएगा। मतलब वॉर डिक्लेयर नहीं हुई है लेकिन किसी दूसरी कंट्री का एग्रेशन जो है हमारी तरफ बढ़ रहा है, जैसे कि गालवान में वैली में, या फिर किसी आपके सियाचिन ग्लेशियर पे जो चाइना की ट्रूप्स करती हैं। उसके बाद तीसरे की बात करें, आर्म्ड रिबेलियन का मतलब ये है कि अगर देश के ही बाहर की बात नहीं हो रही है, अगर देश के ही कुछ नागरिक जो है आर्म्ड रिबेलियन कर दे, जिस तरह से अगर बात करें जो नक्सलिज्म का मुद्दा है, उसमें अगर ये है तो अभी थोड़े छोटे लेवल पे है, लेकिन अगर ये बड़े लेवल पे हो जाए, जिस तरह से आपको मणिपुर में भी देखने को मिलता है, लेकिन वो हम इस नेशनल इमरजेंसी में काउंट नहीं कर सकते, वो स्टेट इमरजेंसी में काउंट होगा। लेकिन मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कहा कि अगर देश के ही लोग जो है आर्म्ड रिबेलियन कर दे, सरकार के खिलाफ क्या है, जो हथियार उठा ले, तो उस केस में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, देखिए कि बिफोर द 44th अमेंडमेंट एक्ट प्रेसिडेंट हैड द पावर टू प्रोक्लेम द नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ द इंटरनल डिस्टर्बेंस। कि 44वें ये जो आपका संविधान संशोधन है, इससे पहले क्या था कि प्रेसिडेंट जो था उसको अलाउड था कि वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकता था ऑन द ग्राउंड ऑफ द इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब ये नई चीज़ क्या आई है, इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसका मतलब ये है, ये जो आपका आर्म्ड रिबेलियन वाला शब्द है ये पहले नहीं था, 44th अमेंडमेंट एक्ट से पहले नहीं था, यहाँ पर पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस लिखा गया था। तो ये इंटरनल डिस्टर्बेंस बाद में हटा दिया गया था, क्योंकि जो आपके 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें क्या था, बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे वो हुआ करती थी, और इससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट रही थी। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में इंदिरा गांधी ने जब नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, तो उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस वाला जो ये तीसरा वर्ड था इसी के बेस पे लगा दी थी, क्योंकि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन हुआ था उसको चैलेंज किया गया था कोर्ट के अंदर, और उनको प्रधानमंत्री की जो पोस्ट थी उससे हटाने की बात चल रही थी। और इसी के ऊपर जो क्या है, जो बीजेपी और दूसरी पार्टी के लोग हैं वो धरने प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन्होंने, इंदिरा गांधी ने इस इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द का यूज़ किया और उसके बाद नेशनल इमरजेंसी लगा दी। लेकिन बाद में जब ये नेशनल इमरजेंसी हटी और उसके बाद बीजेपी सत्ता में आई, तो उन्होंने क्या किया, ये जो आर्म्ड रिबेलियन शब्द था इसको ऐड कर दिया, क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस को आप किसी भी तरह डिफाइन कर पाए काफ़ी मुश्किल है। आप अगर देश के प्रधानमंत्री और आपके खिलाफ 100 लोग भी खड़े हो जाएं और वो आर्म्ड क्या करे कि किस तरह से धरना प्रदर्शन करने लग जाए, तो आप कह देंगे ये तो इंटरनल डिस्टर्बेंस है, सो प्रेसिडेंट को कहेंगे कि आप नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दे, तो वो सही बात नहीं होगी देश के लिए। इसलिए बाद में ये आर्म्ड रिबेलियन जो शब्द है उसे ऐड कर दिया गया। लेकिन बाद में आप हिस्ट्री देखेंगे कि उसके बाद फिर से ये जो शब्द था इसको हटाया गया, लेकिन फिर दोबारा से प्रोक्लेम किया गया। लेकिन अभी अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, तो यहाँ पर अभी तीन ही आपके ऐसे तरीके बनते हैं जिनसे आप क्या नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, और वो तीनों तरीके यही हैं आपके, वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है और आर्म्ड रिबेलियन है। इनके बेसिस पे अंडर आर्टिकल 352 आपकी जो नेशनल इमरजेंसी है वो लगाई जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं कि आज तक इंडिया में नेशनल इमरजेंसी कब कब लगाई गई है। तो 4 बार आप देखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है 352 आर्टिकल के अंदर। सबसे पहले आपका क्या था, 26 अक्टूबर जब 1962 में चाइना और इंडिया की वॉर थी, उसके बाद पाकिस्तान के साथ वॉर थी हमारी 1971 के अंदर, और उसके बाद 1975 में ये जो इंदिरा गांधी वाला जो नेशनल इमरजेंसी आपकी जो देखी गई थी वो लगाई गई थी। और उसके बाद ये जो नेशनल इमरजेंसी थी यही बाद में कन्वर्ट होकर आपकी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के बेस पे जो लगाई गई थी, बाद में यही आपकी रिजल्ट टू दी नेशनल इमरजेंसी बन गई थी।
सो ये आपकी वो इमरजेंसी है जो आज तक हिस्ट्री में लगाई गई थी। उसके बाद बात करें प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी मेड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये जब आपकी नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो उस केस में होता क्या है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो यूनियन होता है ना, मतलब कि सेंटर जो है वो पावरफुल हो जाता है और जो स्टेट है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल बिना पावर के हो जाता है। फॉर इंस्टेंस नेशनल इमरजेंसी जब लगाई जाती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट ऑन एनी मैटर। नॉर्मली क्या होता है, स्टेट के जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलग है, जो इंडियन गवर्नमेंट के सब्जेक्ट सेंटर के हैं वो अलग है। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी उस टाइम पे जो सेंटर होगी उसके पास पावर होगी कि वो स्टेट के जो सब्जेक्ट है या फिर किसी भी मैटर पे किसी भी तरह की डायरेक्शन दे सकती है और स्टेट उसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है। अंडर द इमरजेंसी पार्लियामेंट में एक्सटेंड द पीरियड ऑफ द हाउस फॉर 1 ईयर एट अ टाइम, कि अगर मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई है और नेशनल इमरजेंसी को लगे हुए 5 साल हो गया और उस केस में क्या होगा कि जो नेशनल इमरजेंसी है उस पीरियड के दौरान 1 साल और उसको बढ़ा सकते हैं पार्लियामेंट के टाइप को। मतलब कि एमपी 5 साल के लिए रहते हैं तो वो 6 साल के लिए हो जाएंगे। 1 साल का जो पीरियड है वो एक बारी में 1 साल का पीरियड बढ़ाया जा सकता है। और पार्लियामेंट क्या होगा, उसके पास पावर होगी कि वो स्टेट लिस्ट के ऊपर किसी भी सब्जेक्ट पे लॉज बना सकता है। उसके बाद बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में सस्पेंड द डिवीजन ऑफ द टैक्सेस बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियन। ये एक अलग चीज़ है कि देखिए जैसे जीएसटी कलेक्शन होता है और ये सब चीज़ें होती हैं तो उस केस में क्या होता है, जब ये इमरजेंसी लगाई जाती हैं तो उस केस में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसके पास पावर होती है कि वो डिवीजन ऑफ टैक्सेस, कि कौन से स्टेट को कितना पैसा देना है, सेंटर के पास कितना रहेगा या फिर कितनी एड देनी है, इन सब चीज़ों के ऊपर प्रेसिडेंट ही डिसीजन लेता है। तो इनफैक्ट एक लाइन में अगर मैं आपको बोलूँ तो टोटली जितने भी चीज़ें होती हैं स्टेट की वो सब चीज़ें क्या होती हैं, यूनियन के अंडर आ जाती है। तो इम्पैक्ट होता है उसके बाद आप देखने को मिलेगा कि सेंटर और जो स्टेट है उनके ऊपर उनके रिलेशन में इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो कम्प्लीटली आ जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। किसी को ट्रांसफ़र करना हो, कोई अपॉइंट करना हो, चाहे वो स्टेट इलेक्शन कमीशन का आदमी क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी स्टेट में अपॉइंटमेंट हो, वो सारी कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या फिर प्रेसिडेंट करेगा। द लेजिस्लेचर अथोराइजेज द सेंटर टू लेजिस्लेट ऑन द मैटर इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके ऊपर लॉज बनाए जा सकते हैं। उसके बाद बात करें सेकंड, जो आपका आर्टिकल 356 के अंदर आता है, ये आपकी आती है कौन सी, स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जाना जाता है। आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द स्टेट इमरजेंसी। इट इज ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रेशन और द इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पर लिखा क्या गया है कि जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब हमारी यूनियन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करे एक्सटर्नल एग्रेशन से, इंटरनल डिस्टर्बेंस से। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट है, वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है और वो चाइना के साथ उसका बॉर्डर लगता है। अगर कल को चाइना वहाँ पे अटैक कर देता है तो अरुणाचल प्रदेश के पास तो इतनी पुलिस बल नहीं होगा या फिर आर्मी नहीं होगी कि वो चाइना से लड़ पाए। तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो यूनियन है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और ये साफ साफ लिखा गया है इस आर्टिकल के अंदर कि स्टेट के मामलों में जो सेंटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको बचाए या उसे प्रोटेक्ट करे। It is in the duty of the central government to ensure that the state is complying with the provision of the Constitution of India। और सेकंड चीज़ क्या बनती है आपकी कि जो स्टेट है वो प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसके अकॉर्डिंगली वर्क करे, ये बनती है सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी। कि अगर स्टेट ऐसा नहीं कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ पर क्या करेगा, स्टेट इमरजेंसी को प्रोक्लेम करेगा। इफ द स्टेट इज फेल टू कंप्लाई विद द कॉन्स्टिट्यूशन देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोक्लेम द स्टेट इमरजेंसी इन द पर्टिकुलर स्टेट। तो अगर स्टेट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अकॉर्डिंगली वर्क नहीं करता तो उस केस में क्या होगा, राष्ट्रपति जो होगा उस स्टेट में क्या करेगा, ये जो आपका स्टेट इमरजेंसी है उसको प्रोक्लेम कर देगा। उसके बाद बात करें फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इज द मेन रीजन ऑफ द स्टेट इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का मतलब सिंपली आप इतना समझिए कि मान लीजिए स्टेट के अंदर इलेक्शन होते हैं और उस केस में क्या होता है, कोई भी जो पार्टी है स्टेट के अंदर वो कंप्लीट मेजोरिटी के अंदर नहीं आ पाती है तो वो क्या माना जाएगा, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। और इस पावर के अंदर जो आपका राष्ट्रपति होगा आर्टिकल 356 में इस प्रोविजन का यूज करते हुए उस स्टेट में क्या करेगा, स्टेट इमरजेंसी प्रोक्लेम कर देगा। और ये जो होगा स्टेट इमरजेंसी लगाई जाएगी किसके बेसिस पे, जो गवर्नमेंट होगा, जो वहाँ का गवर्नर होगा स्टेट का, अगर वो जो स्टेट गवर्नर होगा वो अगर राष्ट्रपति को लिख के देता तो उस केस में वहाँ पर जो स्टेट इमरजेंसी है ये लगाई जा सकती है। इन द स्टेट इमरजेंसी एक्सेप्ट द जुडिशियल सिस्टम। अब ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि जुडिशियल सिस्टम जो है उस पर किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता, बाकी यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में सारा पूरा स्टेट आ जाता है। लेकिन जो जुडिशियरी सिस्टम है, जिस तरह से चलता है उसी तरह से चलता रहता है।
अब देखिए जितने भी आज तक आपके जो स्टेट इमरजेंसी लगाई गई है उसके अंदर जनरली 3 रीज़न बनते हैं। जितने भी स्टेट्स में लगाई गई है, लगभग इंडिया के सभी स्टेट्स में ये जो स्टेट इमरजेंसी आपको देखने को मिल चुकी है हिस्ट्री के अंदर। तो पहला रीज़न क्या बनता है, डिसऑर्डर ऑफ द पब्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाया, जिस तरह से आप मणिपुर में देख रहे हैं। उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की जो कोई भी जो पार्टी है कंप्लीटली मेजोरिटी में नहीं आ पाई। उसके बाद करप्शन की जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है वो करप्शन कर रही है, जो चीफ मिनिस्टर है उसके ऊपर करप्शन चार्जेस लग रहे हैं, या फिर पुअर गवर्नेंस, जो काम है वो ढंग से नहीं कर रही है। तो ये सब आपके रीजंस हैं जिनकी वजह से आज तक जितने भी स्टेट्स में लगाई गई है स्टेट इमरजेंसी वो देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें, एक केस है ऐसा जो आपका रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। इसमें क्या है, ये केस बताने की वजह ये है कि जो स्टेट इमरजेंसी है इसको चैलेंज किया जा सकता है। ये केस था इन रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर ये कहा गया था कि प्रेसिडेंट ने जो आपकी बिहार स्टेट के अंदर बिहार असेंबली में आर्टिकल 356 का यूज़ करते हुए जो स्टेट इमरजेंसी लगाई है वो वायलेट करती है आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशन का जो ग्राउंड्स हैं उनके अकॉर्डिंगली नहीं है। तो जो कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दी उसके बाद क्या किया कि जो वहाँ की जो वहाँ पे इमरजेंसी लगाई थी स्टेट इमरजेंसी उसको हटा दिया गया। कोर्ट ने कहा कि जो गवर्नर है उसने सेंटर को मिसलीड किया है और इसकी वजह से जो इमरजेंसी लगाई गई है स्टेट इमरजेंसी ये इनवैलिड करार कर दी जाती है। अब देखिए स्टेट इमरजेंसी में इफेक्ट क्या होता है। द इफेक्ट ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या होगा। पहला चीज कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में डिक्लेयर द स्टेट विल रन अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट विल गेट पावर टू मेक द लॉज विच आर गिवन अंडर द स्टेट लिस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेट इमरजेंसी जब लगाई जाएगी उस टाइम पे पार्लियामेंट को ये ऑथराइज कर दिया जाता है प्रेसिडेंट की तरफ से कि वो स्टेट लिस्ट के ऊपर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पे लॉज बना सकती है। और जब आपका ये स्टेट इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाएगी तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में टेक सच प्रोविजन अपीयर्स टू बी नेसेसरी टू फुलफिल द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोक्लेमेशन। और इसी के हिसाब से जो राष्ट्रपति है किसी भी तरह का कोई डिसीजन ले सकता है स्टेट इमरजेंसी के जो प्रोक्लेमेशन है उनको फुलफिल करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए स्टेट के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाती है, जैसे कि आप देखने को मिलता है जम्मू ये आपका मणिपुर के अंदर जिस तरह आप देख रहे हैं वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो स्टेट के लोग हैं वही आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो है आर्म्स लेके खड़े हो गए हैं। और प्रेसिडेंट को लगता है कि अगर उस स्टेट की जो मशीनरी या गवर्नमेंट अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पा रही है तो उस केस में वो वहाँ पे आर्मी भेज सकता है। तो ये सब क्या चीज़ें होंगी, आपके जो राष्ट्रपति है उसको पावर मिल जाएगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू एनी बडी और अथॉरिटी टू द स्टेट। अब इसका मतलब ये है कि जब प्रेसिडेंट को स्टेट इमरजेंसी के अंदर पावर मिल जाती है तो ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर कि वहाँ पर जो आप वहाँ की जो स्टेट असेंबली थी उसको डिसॉल्व कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसके जो इलेक्शन है वो दोबारा कब होंगे। हालांकि ये जो इलेक्शन होंगे इसकी जो डेट होती है वो इलेक्शन कमीशन ही मतलब डिसाइड करता है, लेकिन वो करता क्या है वो राष्ट्रपति को सलाह देता है कि हाँ ये जो अभी स्टेट के अंदर हालात ठीक है तो हम इलेक्शन जो है वहाँ पे कंडक्ट करवा सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे इलेक्शन वगैरह जो होते हैं वो देखे जाते हैं। जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंटली वर्क करेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टेट इमरजेंसी के दौरान भी। उसके बाद बात करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन द इमरजेंसी प्रोविजन प्रोक्लेम्ड अंडर 356। तो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है उनको ये पावर है कि अंडर 356 अगर किसी भी तरह की स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है और वो इररिलेवेंट पाई जाती है या फिर मेलाफाइड मतलब कि झूठी पाई जाती है, उसके अंदर जो रीज़न दिए गए हैं वो सही नहीं दिए गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस इमरजेंसी को ख़त्म कर सकते हैं। लास्ट बात करें हमारी जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये आपकी आज तक इंडिया के अंदर नहीं लगाई गई है। आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव अथॉरिटी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू प्रोक्लेम द फाइनेंशियल इमरजेंसी। हाउएवर सो देयर इज नो प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी दैट हैज़ बीन डन। तो आज तक क्या है 360 के अंदर जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो कभी भी लगाई नहीं गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। हाँ, लेकिन कहा जाता है कि 1991 में ऐसा एक बार मौका आ गया था कि जिस टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती थी क्योंकि देश के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी उस टाइम पर भी ये लगाई नहीं गई और आज तक क्या है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी देखने को नहीं मिलती है। ये क्यों लगाई जाती है? जब थ्रेट होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया को, जैसे कि श्रीलंका में आपने देखने को मिला था 1-2 साल पहले कि वहाँ पर इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया था कि वहाँ के जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरा हिल गया था। और उस केस में अगर ऐसा कुछ इंडिया के अंदर होता है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, फॉरेन रिजर्व जो है हमारे पास वो ख़त्म हो जाते हैं, हमारी जो रुपीज़ की वैल्यू है बिल्कुल गिर जाती है, इन्फ्लेशन महंगाई एकदम अपने सबसे ऊंचे स्तर पर चली जाती है, तो उस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। ड्यूरेशन ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी इज कंटिन्यूस ऑफ 2 months आफ्टर 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रोक्लेमेशन इट विल ऑटोमेटिकली सीज। कहने का मतलब क्या है कि इमरजेंसी जो है आपकी ये फाइनेंशियल इमरजेंसी 2 महीने के लिए लगाई जाएगी, उसके बाद
2 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ 2-2 महीने करके आपकी लगाई जा सकती है। उसके बाद अगर इसको आगे कंटिन्यू ना किया जाए तो ये अपने आप खत्म हो जाएगी। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट में इशू डायरेक्शन टू दी रिडक्शन ऑफ द सैलरीज। अब देखिए क्या होगा कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी उस टाइम पे एक चीज़ क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगाई जाती है क्या उसमें सैलरीज कम कर दी जाती है? बिल्कुल कर दी जाती है। और सेकंड चीज़ क्या पूछी जाती है कि आपके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस की कम की जा सकती है? ये भी बिल्कुल सही बात है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं उनकी सैलरी जो है वो कम की जा सकती है फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे। उसके बाद बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट कैन इंस्ट्रक्ट द स्टेट टू कंप्लाई विद दिस सर्टेन फाइनेंशियल रेगुलेशन। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट को बोल सकता है कि किस तरह से आपको फाइनेंसेस को अरेंज करना है। प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू रिड्यूस द सैलरी अलाउंसेस ऑफ द काइंड्स ऑफ द पर्सन इंक्लूडिंग द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जैसा हमने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस जो है उनकी सैलरी कम की जा सकती है। लेकिन ये देखिए सिर्फ एक यही केस होगा फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसके अंदर ऐसा किया जा सकता है। द यूनियन में आस्क स्टेट्स टू रिड्यूस द सैलरी अलाउंसेस ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। जो आपके IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं इवन उनकी सैलरीज जो है सेक्रेटरीज जो होते हैं उनकी सैलरीज भी जो है खत्म की जा सकती है, कम की जा सकती हैं। सो फार हैज़ देयर हैज़ बीन नो इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द कंट्री। तो अभी तक अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे देश में कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। आज का जो हमारा वीडियो था उसके अंदर हमने बहुत डिटेलिंग में तो नहीं पढ़ा है, इसकी डिटेलिंग वीडियो भी जल्द ही आपके सामने आएगी, लेकिन हाँ एक ओवरव्यू आपको जरूर प्रोवाइड कर दिया गया है इस वीडियो के अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि जो और भी वीडियोज़ होगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक